हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम IQ। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिटी की क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज़ अवेलेबल। यानी कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उपलब्ध नहीं होते हैं तो इसमें से कौन है जो राष्ट्रपति के रूप में या उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो ये काम करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है बल्कि ये प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969 में ये प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following is the commander in chief of all the armed forces। यानी कि जो सभी आर्म फोर्सेस हैं, तीनों आर्म फोर्सेस जो हैं उनके कमांडर इन चीफ यानी कि प्रधान सेनापति कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा प्रेसिडेंट, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following has the power to make necessary provision with respect to election। यानी कि चुनाव के संबंध में आवश्यक प्रावधान करने की शक्ति किसके पास होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पार्लियामेंट। आर्टिकल 327 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये बताता है कि पार्लियामेंट वो सारे प्रोविजंस बना सकता है दैट आर रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड जितने भी इशू होंगे, मैटर्स होंगे, उसके बारे में कौन रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा, वो पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी विथ द रिकमेंडेशन ऑफ होम। यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, वो जो आपातकाल की घोषणा होता है वो किसके रिकमेंडेशन, किसके सिफारिश पर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट क्या करता है, आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो देखिए आर्टिकल 352 में हमको मिलता है नेशनल इमरजेंसी। तो इस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी तीन बेसिस पे लगाया जा सकता है। जब या तो वॉर की सिचुएशन में या एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई बाहरी प्रेशर भारत पे आ रहा हो, बाहरी आक्रमण हो रहा हो, और तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि भारत के अंदर ही कुछ विद्रोह हो जाए। ठीक है, उस कंडीशन में प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जॉब्स दैट कैन बी रिजर्व बाय अ स्टेट फॉर बैकवर्ड क्लास पीपल इन गवर्नमेंट जॉब। यानी कि भाई सरकारी नौकरियों में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए राज्य द्वारा अधिकतम कितने प्रतिशत की नौकरियां आरक्षित की जा सकती हैं। तो कितने प्रतिशत आरक्षित की जा सकती हैं, रिजर्व की जा सकती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 50%। मैक्सिमम कितना आप रिजर्व कर सकता है गवर्नमेंट, 50% तक रिजर्व कर सकता है और 50% में बाकी लोग फाइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी एज एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर्स इन ईयर्स। यानी राज्यपाल के पद की पात्रता आयु और कार्यकाल में वर्षों में कितना होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। ये जो प्रोवाइड किया जाता है वो आर्टिकल 157 और आर्टिकल 158 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके द्वारा हमें राज्यपाल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता चलता है। तो राज्यपाल का जो एलिजिबिलिटी एज होता है वो कितना होगा, 35 ईयर्स मिनिमम एज उनका होना चाहिए और 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स क्या है, उनका टर्म है। ठीक है, कि कितने साल तक वो रहेंगे, 5 साल तक रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स और हाउ मच ड्यूरेशन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। यानी कि जब इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो उस समय विधानसभा का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 12th मंथ, यानी कि 1 साल तक वो बढ़ाया जा सकता है एक टाइम।
उसके बाद भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो पार्लियामेंट होता है उसके यहाँ से इसको रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ से अगर पास होगा तभी ये आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर अ सीट वैकेंट इफ द मेंबर इज absent फ्रॉम द सेशन फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज विदाउट परमिशन। यानी कि बिना परमिशन के कोई भी मेंबर अगर पार्लियामेंट के सेशन से, पार्लियामेंट से अगर गायब है बिना बताए, तो वो वहाँ से अब्सेंट माना जाएगा। तो कितने दिन तक बिना बताए गायब रहेगा तो अब्सेंट माना जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 60 डे। आर्टिकल 101 का क्लॉज 4 ये बताता है कि अगर 60 दिन तक कोई भी मेंबर, या तो वो पार्लियामेंट के किसी भी सदन का हो, अगर वो बिना बताए 60 दिन तक अब्सेंट रहता है तो उसके सीट को खाली मान लिया जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे फिर से इलेक्शन होंगे, बाई इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आर्टिकल 171 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टोटल मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉट बी लेस देन। कितने से कम तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स नहीं होने चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 40 मेंबर। 40 मेंबर से किसी भी काउंसिल में कम मेंबर नहीं होने चाहिए। और द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल should not exceeds 1/3 of total member of legislative assembly but it should not be less than 40। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ मेंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में 30 मेंबर हैं, तो ये 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 से तो कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, should not be exceeds 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाटा थोड़ा कम लिया है तो इसकी वजह से ये ऐसा निकल के आ रहा है, लेकिन आपको समझना है कि 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 40 से कम भी नहीं होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल अंडर विच जुरिस्डिक्शन। यानी जब केंद्र और राज्य के बीच विवाद करना होगा, वो जो फैसला करेगा वो तो सीधी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट करेगा ये, लेकिन वो उसका क्षेत्राधिकार, उसका जुरिस्डिक्शन क्या है, वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। एक अपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन यानी कि सलाहकार क्षेत्राधिकार क्या होता है, जब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को बोलेगा कि मुझे आपकी किसी चीज़ पे, किसी मैटर पे ओपिनियन चाहिए, तो वो क्या होता है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है। ठीक है, और रिट जुरिस्डिक्शन आपको पता ही है कि फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट हो रहा है तो हम वहाँ पे जाके रिट दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज रिलेटेड टू द केस विच आर डायरेक्टली ब्रॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाई। तो किसके द्वारा अपॉइंट होता है और कितने समय के लिए अपॉइंट किया जाता है, किसको, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड किस आर्टिकल के थ्रू किए जाते हैं, ये आर्टिकल 148। ठीक है, तो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे। और ये इनका टर्म कितना होता है, 6 साल या 65 ईयर्स, जो पहले पूरा हो जाए। या तो अगर वो 6 साल का अगर उनका टर्म ही कंप्लीट हो जा रहा है तो उनका ख़त्म हो जाएगा वहाँ से। अगर उनकी एज 65 ईयर्स हो जा रही है और भले ही वो 5 साल तक ही सर्व किए हैं तो भी उनका टर्म क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा। यानी राज्यसभा में जो सीट्स का एलोकेशन है स्टेट्स का, वो किस शेड्यूल में बात करते हैं वो। तो ये किस शेड्यूल में बात करेंगे, इसकी बात होती है भाई 4th शेड्यूल में। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में तो आपको पता ही है कि स्टेट्स के बारे में बताया गया है, और 2nd शेड्यूल में सैलरी के बारे में बात की गई है, 3rd शेड्यूल में ओथ के बारे में बात की गई है, 4th शेड्यूल में
एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा, इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है यानी कि मूल ढांचा जो होता है भारत का संविधान का, उसमें क्या क्या आते हैं। तो पहला जुडिशियल रिव्यू भी आता है, रूल ऑफ लॉ भी आता है और सेक्युलर करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है। ये कब बताया गया था कि जो सेक्युलर करेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी एक बेसिक फीचर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये बताया गया था SR बोम्मई केस में, ठीक है। जिस समय इमरजेंसी का प्रोविज़न अपने चरम सीमा पे था, इमरजेंसी को मिसयूज किया जा रहा था, उस समय बताया गया था कि ये जो सेक्युलर करेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है आखिर ये किस केस में आया था, इसका जो डॉक्ट्रिन है ये किस केस में इवॉल्व हुआ था। तो ये आया था केशवानंदन भारती केस, किसमें, केशवानंदन भारती केस में आया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 बोथ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिट जुरिस्डिक्शन इंडिया। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो पहला ऑप्शन है, द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सिर्फ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है। तो ये बात सही है। और सुप्रीम कोर्ट ये जो रिट जारी करता है वो अंडर आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के अंतर्गत इसको करता है और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही ये रिट जारी करता है, ऑर्डिनरी लॉज के लिए नहीं करता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है कि हाई कोर्ट जो होता है वो सिर्फ रिट्स इशू कर सकता है, किसके लिए, वो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी कर सकता है और ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए भी कर सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और इसका जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो ब्रॉडर है, यानी कि बड़ा है एज कंपेरिजन टू द सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भाई सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट इशू कर सकता है, वहीं हाई कोर्ट दोनों लॉज के लिए, दोनों राइट्स के लिए रिट दायर कर सकता है। और इसका जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है, 226, आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ईयर 1950 एज, यानी कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में शामिल किया गया। तो इजी क्वेश्चन है ये, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। आप लोग बताइए कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये किसके रिकमेंडेशन पे आया था, कौन सी कमेटी बनी थी उस जिस समय ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था, और कौन सा ऐसा फंडामेंटल ड्यूटी है जिसको उस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इसको भी इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको इंक्लूड नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस एंटी डिफेक्शन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, तो ये 1978 में लाया गया था। ये इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है ना उसमें क्या किया था, अमेंडमेंट किया था। जैसे पहले क्या था कि इमरजेंसी के प्रोविज़न को जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता था, लेकिन इसने उसको अमेंड किया। और ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, ये वो जो वोटिंग एज है यानी जो पहले 21 था उसको कितना कर दिया, 18 ईयर्स कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से देखते हैं इसको क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संशोधन की प्रक्रिया होती है संविधान में उसके बारे में बात करना है। तो पहला है कि एन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो अमेंडमेंट, ये जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे मिनिस्टर्स भी इंट्रोड्यूस करता है, प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, और हाउस के लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, और यहाँ पे कोई परमिशन नहीं चाहिए पहले से प्रेसिडेंट का।
दूसरा है कि इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउस देयर इज अ प्रोविजन ऑफ होल्डिंग अ ज्वाइंट सिटिंग, यानी कि अगर दोनों सदनों के बीच असहमति होती है तो यहाँ पे संयुक्त बैठक आयोजित करने का प्रावधान है। तो ये क्या है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज द वोटिंग एज इन इंडिया रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो ये अभी पीछे हमने डिस्कस किया है। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 761 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। और ये 86 अमेंडमेंट एक्ट क्या था, ये जो एजुकेशन का राइट्स है आर्टिकल 221A इसको ऐड किया गया था और एक DPSP को ऐड किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हमने क्या बोला, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किया गया, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमिटी रिकमेंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3-tier पंचायती सिस्टम इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3-tier पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, रिकमेंड किया था। तो इस वजह से हमारे यहाँ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। ठीक है, ये क्या है, ये जो आपका पंचायत है और जो म्यूनिसिपैलिटी है उससे रिलेटेड है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान देने वाली बात है ये है कि दोनों को एक ही निकाय, दोनों को यूनियन, ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यही क्या करती है, ऑडिटिंग करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।